हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम अमित शाह जी है, वो 11 अगस्त को 3 बिल उन्होंने लोकसभा में पेश किए थे, जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इन सभी ये जो बिल थे, ये जो तीनों बिल थे, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वो क्यों लाए गए हैं, उनमें क्या क्या अमेंडमेंट्स की बात की गई है। ठीक है, और क्यों उन्होंने क्या क्या रीजंस बताए हैं, इसके पीछे क्या क्या फैक्ट्स उन्होंने बताए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। आप सभी को पता है कि 3 बिल जो थे, वो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम अमित शाह जी है, उनके द्वारा पेश किए गए थे लोकसभा में। कब? 11 अगस्त को। कब पेश किए गए थे? 11 अगस्त को। ठीक है, अब इन बिल्स में वो क्या बात करते हैं। ये जो बिल्स लाए गए थे वो ये जो तीनों बिल लाए गए थे, इनमें बात कही गई थी। एक तो था आईपीसी। ठीक है, एक आईपीसी, एक दूसरा है सीआरपीसी और थर्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों एक्ट्स में, इन तीनों अधिनियमों में बदलाव लाने के लिए, इनमें संशोधन लाने के लिए ये जो 3 बिल हैं, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा पेश किए गए थे लोकसभा में। ठीक है, अब सबसे पहले ना हम ये जान लेते हैं कि ये जो आईपीसी है, सीआरपीसी है और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आईपीसी। आईपीसी को आप सभी को पता होगा कि आपने सुना होगा कि आईपीसी की धारा उस व्यक्ति पर वो लगी है या फिर उस व्यक्ति पर वो आईपीसी की धारा लगी है या फिर उस पर वो लगनी चाहिए। आपने इस तरीके से कहते हुए लोगों को सुना होगा। तो आईपीसी की अगर हम बात करें, जिन्होंने जिन्होंने सुना है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना मैं बता देता हूँ। आईपीसी मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन पेनल कोड। क्या है? इंडियन पेनल कोड। और इसे हिंदी में हम बोल देते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या बोल देते हैं? भारतीय दंड संहिता। ठीक है, और ये 1860 में आया था, 1860 में इसको लाया गया था। और इसमें जो इस एक्ट में क्या बात कही गई है, जो भारत के अंदर जितने भी अपराध भारतीय नागरिकों के द्वारा होते हैं, उन सभी अपराधों की परिभाषा उन सभी अपराधों की परिभाषा और उन अपराधों के लिए क्या क्या दंड का प्रावधान है, वो सभी हमारे आईपीसी एक्ट में, मतलब आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 में लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी परिभाषा हो गई आईपीसी 1860 की, मतलब इंडियन पेनल कोड की। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें सीआरपीसी की, जिसको 1973 में लाया गया था और 1 अप्रैल 1974 से ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, कब से लाया गया था? 1 अप्रैल ये लाया गया था, तो लाया तो गया था 1973 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1974 से ये लागू कर दिया गया था। सीआरपीसी की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, तो सीआरपीसी की फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, और इसे हम हिंदी में बोल देते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। क्या बोल देते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं ये जो एक्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें जब कोई अपराध होता है तो 2 प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। क्या होता है? जब कोई अपराध होता है भारत में तो 2 प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। एक होता है जो एक प्रोसीजर होता है आरोपी को लेकर के, जो अपराध करता है वो आरोपी कहलाता है, और एक प्रोसीजर उसको लेकर के फॉलो होता है। और जो सेकंड प्रोसीजर होता है वो होता है पीड़ित को लेकर के फॉलो। ठीक है, जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो कोई व्यक्ति आरोप करता है तो उसको इतने घंटे के अंदर पुलिस थाने में या फिर उस इतने घंटे के अंदर वहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। तो इसी तरीके के प्रोसीजर्स की जो आ, लिखित जो चीज़ें हैं वो सभी किस में आती हैं? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, मतलब कि सीआरपीसी में आती हैं। ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं का जो प्रावधान है वो सीआरपीसी में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एविडेंस एक्ट की, उसके बाद हम अगर बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये आया था। ठीक है, इसमें जो ये जो एक्ट है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन एविडेंसेस से रिलेटेड होती हैं, मतलब साक्ष्य। ठीक है ना, हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि सबूत नहीं बोल देते आप, वही चीज़ें
इन सभी जो सबूत से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो एविडेंसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो एविडेंस एक्ट 1872 में होती है। ठीक है, और ये जो एविडेंसेस हैं, ये दो तरीके के जो एविडेंसेस हैं इसमें बताए गए हैं। वो एक तो लिखित हो सकता है, मतलब कि रिटिन, और सेकंड की बात करें तो वो हो जाता है मौखिक। क्या? एक तो रिटिन और वर्बल दोनों तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करें इसके बाद कि ये जो बिल लाया गया था, ये क्यों लाया गया था, इसके पीछे का रीज़न क्या था। जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, अमित शाह जी, उन्होंने इसके पीछे का जो रीज़न है, इनमें अमेंडमेंट्स का जो रीज़न बताए हैं, वो ये कहा गया है कि ये जो तीनों कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये सभी ब्रिटिश काल में लाए गए थे, जब औपनिवेशिक जब हमारे जो देश था, जो हमारा भारत देश था, वो जब ब्रिटिशों के कब्जों में था। तो उस दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट में, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनका इनको बनाया गया था, और ये तभी से फॉलो होते आ रहे हैं। और इनमें जो है उस समय की चीज़ें भी काफ़ी सारी जो हैं वो फॉलो होते आ रही थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, उन्होंने ये रीज़न बताया है कि इसमें अमेंडमेंट्स का रीज़न की अगर हम बात करें, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि ये सभी, एक तो ये ब्रिटिश के समय की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करते आ रहे हैं, जो आज के समय के अकॉर्डिंग इंडिया में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो रीज़न ये दिया है। ठीक है, और इसमें आज के समय के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट टाइम है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, इसमें चेंजेस होने चाहिए। इन सभी रीजन्स के बारे में हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बात की है। अब ये बात करते हैं बदलाव क्यों ज़रूरी है। मैंने इस चीज़ के बारे में बता दिया कि बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं। इसी के चलते हुए हमें इन चीज़ों में, क्योंकि उस टाइम पर चीज़ें कुछ अलग फॉलो होती थी, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशों का हम पर कब्जा था, तो इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने बदलाव का जो रीज़न बताया है वो यही है कि ये जो कानून थे, कुछ हद तक जो चीज़ें हैं इसमें बदलाव नहीं की गई हैं, संशोधन नहीं किया गया, बट कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जैसे कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, कुछ अलग से हटा दी गई हैं, कुछ को तो बिल्कुल निरस्त कर दिया गया, कुछ में बदलाव किया गया है और कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ी गई हैं। ठीक है, जब ये इस बिलों में, इन बिल्स में, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये डाउट है कि ये क्या पूरी तरीके से पूरी तरीके से पूरा एक नया कानून है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये नया कानून नहीं है। इसमें जो है अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कुछ सेक्शंस को जोड़ा गया है। इन तीनों एक्ट्स में कुछ सेक्शंस जोड़े गए हैं। हाँ, कुछ सेक्शंस में बदलाव किया गया है। ठीक है, और कुछ को निरस्त कर दिया गया है, बिल्कुल ही उनको खारिज कर दिया गया है। ठीक है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी, आईईए मतलब कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसी बिल में उन्होंने इन तीनों एक्ट्स का नाम भी चेंज करने की बात कही है। ठीक है, इन तीनों एक्ट्स के नाम की चेंज करने की बात भी कही है। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले इनका जो नाम चेंज किया है वो नाम क्या करने की बात कही गई है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं हम आईपीसी की। मैंने आपको बताया कि इसकी फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड है। ठीक है, और 1860 में ये आया था। लेकिन जो अब इसका इन बिल्स में जो चेंज नेम बताया है वो क्या है, वो अब जो होने वाला है वो होगा भारतीय न्याय संहिता। क्या होने वाला है? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, 2023। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें सीआरपीसी की, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका जो नया नाम होने वाला है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट को कहा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये जो बिल पेश किए गए हैं अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा में। ठीक है, अब अब बात कर लेते हैं इनकी जो सेक्शंस हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या कितनी धाराएं जोड़ी हैं, कितनी धाराओं में बदलाव किए गए हैं और कितनी धाराओं को खारिज कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आईपीसी के बारे में। इंडियन पेनल कोड में जो अब आगे फ्यूचर में भारतीय न्याय संहिता होने वाला है उसमें देख लेते हैं। पहले जो इसमें धाराएं थी, जो पहले सेक्शंस थे वो कितने थे? 511। कितने थे? 511, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अब जो होने वाले हैं, जो अब बदलाव के कारण जो होने वाले जो इसमें धाराएं हैं वो कितनी होंगी? 356 होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद कितनी धाराओं में बदलाव किया गया है? बदलाव किया गया है 175 धाराओं में। कितनी धाराओं में? 175 धाराओं में। और जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं वो कितनी धाराएं जोड़ी गई हैं? 8 धाराएं नई जोड़ी गई हैं आईपीसी में। ठीक है, मतलब जो आगे चल के क्या होने वाला है? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, और निरस्त जो कर दिया गया है, जिन धाराओं को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है,
वो है कितनी धाराएं, वो 22 धाराएं हैं। ठीक है। अब अगर हम वहीं पर बात करें सीआरपीसी की अगर हम वहीं पर बात करें तो इसका जो नया नाम होने वाला है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें इसमें जो पहले धाराएं थी, ठीक है, जो पहले धाराएं थी वो थी 484। लेकिन अब की बात करें, लेकिन जो अब जो चेंज होकर के आएगा, अगर बिल पास हो जाता है तो अब फिर उसके बाद कितनी धाराएं हो जाएंगी इसमें, 533। ठीक है, कितनी हो जाएंगी, 533। ठीक है। बदलाव की बात करें तो बदलाव वहीं पर 160 धाराओं में हुआ है, किसकी में, सीआरपीसी की में। ठीक है, किसकी में, सीआरपीसी की में, मतलब कि कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है। उसी के बाद अगर हम बात करें इसमें जो नई धाराएं हैं वो 9 जोड़ी गई हैं, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 ही धाराएं इसमें से समाप्त कर दी गई हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, जिसका नाम जो है चेंज होकर के बदल करके क्या होने वाला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन बिल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसमें अगर धाराओं की बात करें तो पहले कितनी धाराएं थी, 167 धाराएं थी। ठीक है, कितनी थी, 167। और उसके बाद अगर हम बात करें, लेकिन अब जो धाराएं होने वाली हैं वो कितनी होंगी, 170। ठीक है। उसी के बाद बदलाव की गई धारा, मतलब जिन धाराओं में बदलाव किया गया है वो धाराएं हैं 23। ठीक है। और जो नई धाराएं हैं वो केवल इसमें एक ही धारा जुड़ी है और 5 धाराओं को इसमें से निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ मेजर चेंजेस हैं, इन जो ये जो एक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन सभी के नाम में तो चेंज किया ही गया है, लेकिन इनकी धाराओं में कुछ मेजर चेंजेस हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मेजर चेंजेस हैं, जैसे कि सबसे पहला है राजद्रोह कानून को खत्म करने की मांग। अब जो है, अब क्या होगा, जो राजद्रोह है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। राजद्रोह क्या होता है, सरकार के खिलाफ जब कोई व्यक्ति या फिर एक से अधिक व्यक्ति जब सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, राजद्रोह कहा जाता है। और इसको खत्म करने की मांग क्यों कही गई है, इसको खत्म करने की मांग इसलिए कही गई थी क्योंकि इसका रीजन बताया है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर हर किसी को अपनी बात को कहने का राइट होता है। ठीक है। और उस वहीं पर बात करें तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारा एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, ये उसी के खिलाफ है। ठीक है, उसके भी अगेंस्ट जाता है ये जो लॉ है, राजद्रोह कानून। ठीक है। अब राजद्रोह आप समझ गए हैं कि राजद्रोह क्या होता है, सरकार के खिलाफ अगर आप विद्रोह कर देते हैं या फिर एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के विद्रोह कर देते हैं तो वो राजद्रोह कहलाता है। ठीक है। एक तो ये मेजर चेंज हो गया। और उसी के बाद अगर हम बात करें तो ये आईपीसी की धारा जो है कौन सी आती है, ये आती है 124A। ठीक है, कौन सी, 124A। अब इसको जो है खत्म कर दिया गया है नए बिल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, एक मेजर चेंज है, प्यार के नाम पर धोखा एक संगीन जुर्म होगा। अब मैं इसको समझा देता हूं आपको डिटेल में। जैसे अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए किसी लड़की से, किसी महिला से अगर आप शादी का वादा करते हैं, आप अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए किसी लड़की से उससे शादी का वादा या फिर उसे नौकरी दिलाना या फिर उसे नौकरी में प्रमोशन दिलाने के लिए या फिर किसी भी तरीके से उसको हरास करते हैं, तो वो क्या होगा, एक तरीके से एक संगीन जुर्म होगा। या फिर अपना धर्म छुपाकर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अपना धर्म छुपाकर अगर आप किसी भी लड़की से शादी करते हैं तो वो भी एक संगीन अपराध होगा। ठीक है। और इसके लिए आपको अधिकतम 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। ठीक है। तो ये एक मेजर चेंज है। ठीक है, प्यार के नाम पर अगर आप किसी व्यक्ति को धोखा देते हैं तो ये एक संगीन जुर्म होगा। कोई भी व्यक्ति, सॉरी आप नहीं, कोई व्यक्ति जैसे सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए शादी का वादा या फिर नौकरी दिलाने के लिए कोई नौकरी दिलाने का वादा कर करके आप किसी लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, नौकरी या प्रमोशन। ठीक है, ये 2 चीजें होगी। या फिर क्या, अपना धर्म छुपाकर अगर किसी लड़के से आप शादी करते हैं तो उसमें भी आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, ये 2 जो मेजर कानून है उनको आप समझ गए। एक तो राजद्रोह कानून खत्म कर दिया गया है, दूसरा क्या है, प्यार के नाम पर धोखा जो होगा वो एक संगीन जुर्म माना जाएगा। उसी के बाद अगर हम बात करें मोब लिंचिंग पर, मोब लिंचिंग, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोब लिंचिंग क्या होती है। मोब का मतलब होता है एक गुस्साई भीड़। क्या होता है, एक गुस्साई भीड़ या फिर एक उग्र भीड़ भी बोल देते हैं, जो घेर कर एक समुदाय का, एक समुदाय, जब कोई भीड़ किसी एक व्यक्ति पर हमला करके या फिर उसको मार देती है या फिर उस पर हमला करती है,
तो उसे ना जो गुस्साई भीड़ होती है उसे मोब कहा जाता है। ठीक है, अब मोब लिंचिंग मतलब भीड़ में हत्या या फिर उग्र भीड़ द्वारा की गई हत्या बोल सकते हैं इसे, मोब लिंचिंग। ठीक है, तो इसी ये जो एक्ट बनाया गया है, ये जो सॉरी ये जो धारा बनाई गई है, इस धारा में क्या है, मोब लिंचिंग का जो एक वो होगा, उसके लिए दंड का जो प्रावधान होगा वो न्यूनतम 7 साल होगा। ठीक है, मिनिमम 7 ईयर्स या फिर अधिकतम मौत की सजा भी हो सकती है। ठीक है ना, इसके लिए मोब लिंचिंग के लिए क्या हो सकता है, मौत की सजा भी उस व्यक्ति को उन लोगों को दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म पर मौत की सजा होगी। क्या होगी, जो नाबालिग बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म करने पर क्या होगा, उसका रेप वगैरह कर दिया जाता है तो मौत की सजा होगी। और ये बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा वो है कानून। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं महिला के साथ गैंगरेप पर, अगर आप अगर कोई व्यक्ति, अगर 2 से 4 व्यक्ति, अगर ग्रुप में कोई किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या फिर गैंगरेप किया जाता है उसका, तो उसके लिए 20 साल की जेल उन लोगों को हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को परिभाषित किया जाएगा पहली बार। क्या, भारतीय न्याय संहिता में, दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा इसको नीचे कर लेता है, ये देख लेते हैं। पहले भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को परिभाषित किया जाएगा पहली बार आईपीसी में, मतलब कि जो हमारे आईपीसी का नाम चेंज करके जो कर दिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023, इसी में क्या है, पहली बार आतंकवाद को घोषित किया जाएगा, आतंकवाद को परिभाषित किया जाएगा, मतलब उसको डिफाइन किया जाएगा किस तरीके के जो जुर्म होंगे, किस तरीके के जो अपराध होंगे जो आतंकवाद की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो स्नैचिंग पर सजा, हिट एंड रन मामलों में भी, इस पर भी जो है बहुत ज़्यादा संगीन मामलों में ये रखा गया है स्नैचिंग। स्नैचिंग मतलब किसी चीज़ को छीनना, चाहे वो चैन हो या फिर मोबाइल हो, किसी भी तरीके की स्नैचिंग होती है कहीं पर भी, तो वो कहाँ पर आ जाती है। या फिर हिट एंड रन, जैसे एक्सीडेंट कर करके लोग चले भाग जाते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत ही संगीन जुर्म, ये संगीन जुर्म की श्रेणी में आता है। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है महिलाओं और बच्चों को लेकर के, ये बहुत ही, इन तीनों जो एक्ट हैं, जो नए जो एक्ट बनाए जा रहे हैं, इनमें जो संशोधन किया जा रहा है महिलाओं और बच्चों को लेकर के, ये बहुत ही सेंसिटिव होने वाले हैं। इनका जो दृष्टिकोण होने वाला है वो बहुत ही क्या होने वाला है, संवेदनशील, सेंसिटिव होना है। ठीक है, मतलब इनको महिलाओं और बच्चों को ज़्यादातर उनके लिए मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं बोल सकते, उनको अच्छे से, उनके लिए अच्छे से ध्यान में रख करके ये जो चीज़ें हैं रखी गई हैं। ठीक है, उनके अधिकारों को ज़्यादा जोर दिया गया है इन सभी कानून में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आज की वीडियो, और इन सभी इस वीडियो में मैंने आप सभी को ये बता दिया है कि आईपीसी क्या है, इनमें क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक है, और क्या क्या मेजर चेंजेस हैं उनके बारे में बता दिए, इनके चेंजेस नाम क्या हैं। ठीक है, इनकी कितनी धाराओं में बदलाव किया गया है, कितनी धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिसको भी अगर इसकी ज़रूरत है या फिर कोई भी जानना चाहता है कि नए कानून क्या है। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट और है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं। तो मेरा चैनल का नाम है स्टडी विद राहुल सागर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।